heard a lot about obesity, and yes, obesity we all know is a big problem. We all are trying to solve it, but somehow होती ही नहीं है वाली बात है. वो एक गाना था ना, आती है पर आती नहीं, राइट? वैसी सी सिचुएशन मुझे लगती है ओबेसिटी को लेकर. हम पूरा टाइम जिक्सॉ खेलते रहते हैं, बट it doesn't happen at all. But I think what I loved was I am hopeful, and I am also hopeful. I've taken a slightly different topic because मुझे लगता है कि ये गैप है, और अगर ये गैप हमको समझ में आ जाता है, then you know maybe we'll be able to tackle obesity in a better and a simpler way. So I'm going to talk about gut, hormones and toxins. Very important reasons why we are not able to find a solution for obesity. हम इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन में इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी कम हो रहा है. So the first thing which is very, very important for us to know and remember is obesity is not just calories. It is not calorie in, calorie out. Calorie deficit is not the solution to a large extent. It is hormonally regulated. How many of you here actually will agree with me that it is hormonally regulated and it is not calorie in, calorie out? All. Thank you. All of us. Thank you. So, hormonal imbalance is increasing and hence obesity is increasing. तो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं? वन. सेकेंडली, क्या उन सब हार्मोन्स में हमको डाइट सेम ही रखनी है? तो बाय द टाइम आई एंड दिस सेशन टुडे, आई विल टेक 15 minutes. I will go a little fast henceforth. But by the time I end this session today, I think if this clarity can happen कि कौन सी तरह की ईटिंग पैटर्न चाहिए, किस तरह के हार्मोन के लिए, we will have better solutions to obesity. जैसे मैम ने अभी बोला था कि सिंपल करना है ओबेसिटी की बात rather than complicated, तो ये सिंपल ही कर रहे हैं. तो थायराइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन डी डेफिशिएंसी, दैट कैन बी द ओनली रीजन. अगर हम उसको ठीक कर ले तो कई लोग दे स्टार्ट लूजिंग वेट. ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, एंड्रोजन इंबैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो अगर इसको सिंपल करूं ना, तो ये ट्रायड है जो मुझे लगता है कि दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कि यार सॉरी, ये रहने दीजिए डॉक्टर साहब, ये फिर चला जाएगा, आपका स्क्रीन चला जाएगा. तो मेटाबॉलिक कियोस्क के लिए अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे थायराइड फंक्शन की एक्टिविटी है, राइट? वी नो इट इज द सीईओ ऑफ आवर बॉडी, और जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती है पूरी बॉडी वही फॉलो करती है, राइट? थायराइड में इश्यू क्या हो रहा है? पहला कि 40 सब ऑप्टिमल जो हाइपोथायराइडिज्म है, 40% केसेस में ऑलमोस्ट डायग्नोज ही नहीं हो पाता विद द ब्लड टेस्ट, बिकॉज बॉडी इज ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस इटसेल्फ आउट, एंड दैट्स द रीजन हम वहां पे थायराइड पे फोकस नहीं करते हैं एंड वेट बढ़ता जाता है. सेकेंड इज इंसुलिन, कॉर्टिसोल एंड DHEAS. ना इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल आर लाइक ट्विन सिस्टर्स. वो ऐसे ऐसे करके बैलेंस बना के रखना पड़ता है if we want to lose weight. अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी है तो आप जरूर इंसुलिन, कॉर्टिसोल या DHEAS में फंसे हुए हो. मेक श्योर कि आपका ये सब बैलेंस में हो. ऑफ कोर्स फास्टिंग इंसुलिन हम फंक्शनल मेडिसिन में थोड़े से ज्यादा प्रिवेंटिव रहते हैं, तो वी वांट टू मेंटेन इट बिटवीन 7-8. कॉर्टिसोल वी वांट इट टू बी in the mid range, at least in the morning when we do it at 8 a.m. And DHEAS, of course, more than center se upar we want for good functioning of the body. And then, of course, the sex hormones. Hamara estrogen, progesterone. Madam, repeat kariye levels. Fasting insulin, we want it to be 7. Cortisol, we want it around 13-14 चाहिए हमको सुबह. DHEAS 60-70% ऑफ द रेंज पे जनरली हम रखते हैं अपनी प्रैक्टिस में. तो अगर हमारी लैब की रेंज है 250 तक, तो आई विल लव दैट जो मेरी क्लाइंट है, पेशेंट या किसी भी, उसका DHEAS 170, 180, 200 तक हो. सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की रेशियो बहुत मैटर करती है. ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है
तो प्रोजेस्टेरॉन अगर हम बढ़ा देते हैं, एस्ट्रोजन डोमिनेंस खत्म हो जाती है, वेट लॉस शुरू हो जाता है। दिस रेशियो वी वांट टू हैव इट बिटवीन 100 to 500। जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए यू कांट जस्ट डिवाइड द नंबर्स। आप अगर गूगल करोगे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कैलकुलेटर, यू विल फाइंड इट देयर, एंड 100 से 500 का रेशियो हमको रखना है टू बी इन बैलेंस। द यंगर द गर्ल, सेंटर में रेशियो होगा जितना उतना बढ़िया रहेगा। अब हार्मोन्स अगर बैलेंस हो जाते हैं तो क्या वो पूरी की पूरी सॉल्यूशन हो गई? नहीं। गट माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम के नीचे हार्मोन्स हैं which we discussed, then comes gut microbiome. Now we know that bifidobacter, lactobacillus, they are all good bacteria and we need to have them in balance in our gut. But now a very new talked about group is Akkermansia. This can be the sole reason why the patient is not losing weight. Other than that, if the patient has infections, आपका SIBO है, small intestinal bacterial overgrowth, small intestinal fungal overgrowth, sometimes बहुत bloating and acidity के साथ patient आता है हमारे पास, and we figure out कि उसको parasitic infections हैं. These patients will never lose weight till the time we don't work on their gut health. Now, gut health पे काम करने के लिए स्टेप वाइज अप्रोच चाहिए हमको बिल्कुल। द फर्स्ट अप्रोच विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमारे एसिड ठीक बन रहा हो। आई होप इट्स ओके इफ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी आल्सो इन बिटवीन, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले एसिड ठीक बनना पेट में बहुत जरूरी है, बिकॉज पोस्ट स्टमक जैसे ही हमारा फूड इंटेस्टाइन में जाता है वो ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है। दैट इज लाइक एन ऑपरेशन थिएटर फॉर अस। तो बिल्कुल क्लीन चाहिए। क्लीन ले जाने के लिए स्टमक में एसिड दिया गया है, pH 1 से 3 का हमको मेंटेन करना है। पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम क्रॉनिक स्ट्रेस में जब रहते हैं तो एसिड रिलीज होना पेट में कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन किल नहीं होती, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, एंड अंदर का सारा जो हमारा ओटी है वो बिल्कुल इन्फेक्शन से भर जाता है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम खाना खाते हैं उससे पहले 3 डीप ब्रेथ्स ले ले। आई एम श्योर हम कहीं भी खा रहे हैं, ये मुश्किल काम नहीं है। खड़े होकर, बैठकर हमको अपना पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करना है। दैट इज द रीजन आप देखोगे जब आप फ्रेंड्स के बीच में खाना खाते हो तो आपका खाना बड़ा अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है, आपको हेवीनेस नहीं लगती, पर अदरवाइज आपको हेवीनेस लगती है। सेकेंड, आपके एंजाइम्स ठीक होने चाहिए गट के। थर्ड, जितना अच्छा च्यू करोगे खाना उतना स्टमक का काम कम होगा, उतना स्टमक बेटर क्लेंस कर पाएगा, उतना ओटी का सारे प्रोटोकॉल्स ठीक से मैनेज होंगे, उतना कोलोन में अच्छा बैक्टीरिया बनेगा, एंड उतने हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, एंड वी विल नेवर गेन वेट। सो कैलोरी इन कैलोरी आउट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है चीज हमारे लिए, राइट? उसके बाद में आती है इन्फेक्शंस, उसके बाद में आते हैं प्रोबायोटिक फूड्स एंड प्रीबायोटिक एंड सिनबायोटिक्स। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल देयर इज लॉट ऑफ मार्केटिंग हैपनिंग अराउंड प्रोबायोटिक्स। जैसे ना मैम ने बोला था कि हमको घर का खाना खाना चाहिए, मैं बोलूंगी हमें एक स्टेप और आगे जाना चाहिए, विच इज हमको फूड माइल्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। अगर हम नॉर्थ में है तो हमें अपनी एरिया में जो खाना उगाया जा रहा है वो खाना है, अगर साउथ में है तो वो खाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ट्रेडिशन की जो मैम ने बात की थी, आई रियली लव दैट एंड आई रिस्पेक्ट, एंड हमें बार बार ये बात बोलनी है। आई थिंक हमारे एंसेस्टर्स को जितनी साइंस आती थी ओबेसिटी की, हमें आज की डेट में नहीं आती है, ऑनेस्टली मुझे कम से कम ऐसा लगता है। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स ने रूल बनाया कि साल में 2 बार हम ग्लूटेन छोड़ेंगे, क्योंकि उनको उस टाइम पता था कि ग्लूटेन टॉक्सिक हो सकता है, ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन कर सकता है। तो 2 बार रिलीजन के नाम पे उन्होंने हमें डिटॉक्स करवा दिया। ट्रेडिशन ने, अगर उन्होंने हमारे यहां पर बोला है छाछ पिएंगे हम, तो दैट्स अ प्रोबायोटिक फॉर अस, राइट? सो ट्रेडिशन में जो प्रोबायोटिक जहां पे खाया जा रहा है हमें वो खाना चाहिए। यस,
आजकल हम कैफेर हो गया, सॉरक्राफ्ट हो गया, सब दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को, पर घर का अचार, घर का, क्यों? जो अचार बनाएगा उसी का माइक्रोबायोम उस अचार में आएगा। इसीलिए पुराने में कहते थे कि मेड्स को अपने तरीके से हमें रखना है, क्योंकि उसका माइक्रोबायोम आ रहा है हमारे में, हमारे बच्चे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार माइक्रोबायोम का हम ध्यान रखें, एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। अब गट माइक्रोबायोम के बाद और क्या चीज है जो ओबेसिटी को कम नहीं होने दे रही है? हेवी मेटल एंड टॉक्सिन्स। जैसे ही टाइम होगा आप मुझे स्टॉप बोल देना, ठीक है? शमा मैम, राइट? बिकॉज आई थिंक Yes. जब बात करने लगती Madam, हूँ, No problem. We'll continue after 5 also. Dr. Okay. Kalpana is with us. okay, great, thank you. So then Another 10 minutes. No problem. एंड टॉक्सिन्स, हमारा जितना AQI हाई हो रहा है, हमारे फूड में जितने पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, हमारे थॉट्स, सी फूड्स एंड टॉक्सिन्स में ना सिर्फ खाना या पेस्टिसाइड्स या एयर पोल्यूशन नहीं आती है, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी हमारे लिए फूड है। जैसे ही एक टॉक्सिक थॉट दिमाग में आता है, हमारी डाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेटर नॉट टू ईट देन दैट टाइम रादर देन क्रिएट chaos इन आवर गट एंड एवरीथिंग। तो हेवी मेटल एंड टॉक्सिन्स जेनेटिकली अगर हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं बॉडी से, वैक्सीन हम इतनी ले रहे हैं, गुड, बट अगर हमारी जेनेटिक एबिलिटी नहीं है बाहर निकालने की, तो यंग बच्चों में अल्मोनियम, मर्क्यूरी, कैडमियम हमको हाई मिल रहा है, हमको फाइटोएस्ट्रोजेंस हाई मिल रहे हैं, हमको और टॉक्सिन्स इतने हाई मिल रहे हैं, बीपीएस एंड ऑल। अब प्लीज रिमेंबर, फैट इज आवर फ्रेंड। अगर आप नहीं वेट लूज कर पा रहे हो, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, आपने ओमैड कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, प्लीज एक एक कॉज पे जाओ, अपने हार्मोन्स देखो, अपना गट माइक्रोबायोम देखो, अपने हेवी मेटल्स देखो, राइट? एंड आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहां पर है। क्यों बोल रही हूँ? जबरदस्ती वेट लॉस करोगे, अगर बहुत हेवी मेटल है बॉडी में, वो बाहर नहीं अगर निकलेगा, तो थोड़ी देर में आपको हेवी मेटल के सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। आपका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपका लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ इट हैज टू बी क्लेंस्ड बाय द डिटॉक्सिंग ऑर्गन्स। सो प्लीज, अगर बॉडी रेजिस्ट कर रही है ना, कोई रीजन है, इस बॉडी से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई मशीन है ही नहीं। लिसन टू योर बॉडी, टेस्ट एंड देन करेक्ट। वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल इम्बैलेंस। विटामिन डी एंड B12 तो हम सब अब चेक करते हैं, राइट? बट क्या हम मैग्नीशियम और जिंक चेक कर रहे हैं? कोई भी ओबीज अगर पेशेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मैग्नीशियम और जिंक भी चेक करें। मैग्नीशियम 400 से ज्यादा फंक्शंस करता है, वेरी वेरी की अगर हमको वेट मेंटेन करना है तो, राइट? एंड देन अदर्स, जिसमें कि स्लीप आता है, स्ट्रेस आता है। अगर आपके किसी पेशेंट का वेट नहीं लूज हो रहा, या हमारे किसी का, स्लीप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सिंपल सी एक हिस्ट्री, क्या स्नोर करते हो? अगर वो स्नोर करता है तो कहीं और फोकस करो, वेट लॉस से पहले करो, वेट लॉस अपने आप होने लगेगा। सो देन मे बी वी कैन यूज एंटी इंफ्लेमेटरी थिंग्स, सिंपल हल्दी रात को सोने से पहले, और 1 चम्मच नारियल तेल, कोकोनट ऑयल बिफोर स्लीपिंग इन हॉट वाटर, और कैमोमाइल टी। जस्ट आप ये एक चेंज भी करोगे उसके लाइफस्टाइल में, तो यू विल सी कि वो 2-2.5-3 महीने बाद आपके पास आएगा तो मच बेटर आएगा, थोड़ा बहुत वेट लूज हुआ होगा, स्लीप बेटर होगी, ऑल ऑफ दैट। सो Please repeat मैडम, ये नारियल का regarding तेल coconut कैसे oil. लेते हैं? दोबारा रिपीट करिए, नारियल का तेल रात को। सो गुड कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आप ले लो, रात को 1 कप गर्म पानी में 5 ml कोकोनट ऑयल डाल दो। आप कैमोमाइल टी में भी डाल सकते हो, आप पेपरमेंट टी में भी डाल सकते हो अगर टेस्ट का कुछ इश्यू है। बच्चा अगर थोड़ा सा मोटा हो रहा है, उसको भी अगर आप रात को किसी उसके फ्लेवर की चीज में पिला दोगे, तो आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कोकोनट ऑयल बहुत कुछ करता है। एक, वो रात को शुगर की स्पाइक्स को कम कर देता है। जैसे ही शुगर की स्पाइक्स को कम करता है, आप रात को उठते नहीं हो, आपका यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, रात को आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर हो जाती है। बट कोकोनट ऑयल जो है ना, उसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, इट इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंड इट इज गुड। पहले FDA ने बोला ये नहीं खाना है, बट अब आप देखो हमारा देसी घी एंड कोकोनट ऑयल, इट्स बैक इन द सिस्टम।
50 years में जितना हमारा क्रॉनिक डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ा है, a lot has to do with this. आपका जो देसी घी है, अगर कुछ भी चेंज करना है ना, मैम ने मोदी जी की उसके साथ दिखाई थी बॉटल्स बहुत सारी रिफाइंड ऑयल की, खत्म हो जाना चाहिए घर से रिफाइंड ऑयल, बट अगर रिप्लेस करोगे उसको देसी घी से, तो कौन सा देसी घी होना चाहिए? फैट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए. यू कांट बाय द चीपेस्ट फैट, वो 2x कैलोरी देता है आपको. यू हैव टू बाय द बेस्ट फैट एंड उतना ही लो, जितना बजट है उतना खरीदो और उतना ही महीने में खत्म करो. बट एक्सट्रीमली गुड, एंड जो हमारा देसी घी अच्छा है वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है. तो थिंक ऑफ इट एज अ प्रोबायोटिक एंड ऐड इट ओवर खिचड़ी, ऐड इट ओवर दाल, टेक इट. एक और छोटा सा टिप यहाँ पे, जस्ट गोइंग आउटसाइड माय थिंग्स, कभी भी सैलड लो तो उसमें कुछ ऑयल जरूर डालो. When we have fat in our salads, the absorption of the nutrition increases. आप चाहे 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, आपका देसी घी हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, आपका सेसमे ऑयल हो गया, एनी ऑफ दीज 2-3 ड्रॉप भी दे विल मेक अ डिफरेंस. अदरवाइज एप्पल सिडर विनेगर की थोड़ी सी वो बना लो, यू नो, कोई पुडिंग वो टाइप, एंड वो डालो ताकि एब्जॉर्प्शन हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट ईटिंग, इट्स अबाउट वो आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन कैसे दे सकता है. सो वी हैव टू बी स्मार्ट व्हेन वी यूज न्यूट्रिशन एज फूड और फूड एज मेडिसिन, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि ये 2-3 चीजें आप जरूर करो, एंड 2 months यू विल सी अ चेंज. आपका पेट फ्लैट होने लगेगा, कहीं और से वेट नहीं जाएगा, आपका पेट फ्लैट होने लगेगा. सो ट्राई दिस आउट. अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो कि ना शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड फंक्शनल मेडिसिन 10 years बैक, होता क्या था, वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाई कॉर्टिसोल, हाई कॉर्टिसोल, हाई कॉर्टिसोल, राइट? एंड सबको मैं बोलती थी मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो. पर जैसे जैसे प्रैक्टिस में मेरे केसेस बढ़ते गए, आई रियलाइज कि यार मेडिटेशन थोड़ी देर पेशेंट करता है, स्पेशली वुमेन, उतनी देर उनको ठीक लगता है, उसके बाद ठीक नहीं लगता. लॉट ऑफ वुमेन यूज्ड टू कम टू मी एंड से मेडिटेशन होती नहीं है, बैठती हूँ घबराहट होती है डॉक्टर, ठीक है, फाइन. मैंने कॉर्टिसोल और DHEA चेक कराना शुरू किया तो आई रियलाइज कि बहुत लो कॉर्टिसोल आने लगा इन वुमेन में या इन लड़कियों में. आई यूज्ड टू वर्क लॉट विद PCOD गर्ल्स दैट टाइम. मतलब पहला 1 साल मैंने सिर्फ PCOD पे काम किया, तो मैंने देखा यार उनका ही लो कॉर्टिसोल आने लगा. 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि बॉडी नीड्स मोर केयर, लव, न्यूट्रिशन. ये वो है जो ओवर एम्बिशियस लड़कियां हैं, अपने आप को प्रूफ करने में लगी हुई हैं, तो बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए ना पूरा मिल नहीं रहा. दीज आर ऑल्सो दी गर्ल्स एंड वुमेन जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए डायरेक्टली. These girls, women or even men, I would say, क्योंकि अब मुझे men भी मिलते हैं बहुत low cortisol के साथ, they should first prepare their body, work on their stress system, work on their vagus nerve for 6 weeks to 3 months. After that, they should start intermittent fasting, not before that. अभी recently एक study आई थी जिसमें they had said that intermittent fasting is leading to a lot of heart issues, right? बिकॉज अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है तो जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हो, यार आगे मरी पड़ी है, बुझी पड़ी है, कुछ उसमें दम है नहीं, हम सुबह उठ के उसको चाबुक मारते हैं और बोलते हैं चल काम कर. रात को आगे चाबुक मारते बोलते हैं चल पहले बच्चों का देख उसके बाद सोएंगे, राइट? एंड देन वी हैव ऑल दिस वाईफाई एक्सपोजर एंड वी हैव दिस ब्लू लाइट्स एंड ऑल. तो वो क्या रहा है, वी आर गेटिंग वेरी ड्रेन्ड. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अमेजिंग, इट मस्ट बी डन, but it is not for everybody right now. प्लीज पहले अपने स्ट्रेस वाले को ठीक करो, डिया देखो, कॉर्टिसोल देखो, फिर करो. यस, वन सिचुएशन जहां पे मैं बोलूंगी कि पक्का शुरू कर दो डिया कॉर्टिसोल जो भी है, विच वुड बी अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 70-80 से ऊपर है, आपका पीपी इंसुलिन 500 है, 700 है, देन इट्स एन इमरजेंसी फॉर मी कि भाई मुझे पहले इंसुलिन नीचे लेकर आना है. फिर मैं क्या करूंगी, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कराऊंगी, 3-4 हफ्ते में मेरा इंसुलिन नीचे आ जाएगा. देन आई विल मूव टुवर्ड्स माय स्ट्रेस थिंग मोर एंड फास्टिंग का पीरियड कम कर दूंगी, 16 घंटे से 12 घंटे पे ले आऊंगी. फिर दोबारा जब मैं कॉर्टिसोल को ठीक कर लूंगी, दोबारा मैं
इंसुलिन पे आऊंगी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगी. सो थोड़ा सा ना बॉडी को थोड़ा बैलेंस कर करके चलोगे तो यू विल हैव वेरी वेरी गुड रिजल्ट. कई पेशेंट्स क्यों लूज नहीं करते वेट, क्यों कॉर्टिस ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ जा रही है आजकल, क्यों हमारा हार्मोन पैनल बहुत जरूरी है. मैं एक छोटी सी केस स्टडी और 2 मिनट और लूंगी एंड आई विल देन एंड माय टॉक. You know, a 48-year-old, very, very dynamic lady came to me one day. Somebody referred her to me. 7 न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा चुकी थी, डिट्टो टू द टी करती थी जो उसको बोला जाता था. 76 kgs की थी. इन 2 सालों में मेनोपॉज आया था, 82 की हो गई. 7 न्यूट्रिशनिस्ट के पास डाइट्स कर करके मेरे पास आई. मैंने उसे अपना यही कॉन्सेप्ट समझाया which I have just shared with you. And I said, if you think this is scientific, if you think you will be able to go into these details and these minute details, and you're ready to understand why your body is doing what it is doing, then we can work together. She said, I really want to know what my body is doing, why I want to work together. मैंने ये सारे टेस्ट करवाए जो स्क्रीन पर है. She came H. pylori positive. हमने पहले उस पे काम किया, of course through herbs, not through antibiotics, because फिर मेरा माइक्रोबायोम और खराब हो जाता. And immunity बढ़ाई उसकी and those levels became normal. उसके बाद उसका वायरल ठीक करा, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करा. उसका कॉर्टिसोल था 2.44 when she came to me. जैसे ही स्ट्रेस पे काम करना शुरू किया, 6 weeks later इन्फेक्शंस पे थोड़ा काम किया, her cortisol came to 19.2. See, एक दबा हुआ था. जैसे बॉडी को पता चलता है that somebody is caring for me, body comes back to its normal state and wants to heal. Our bodies wants to heal. They are the best machine. We are putting a lot of stress there, so we have to be careful क्या करना है. Now she came to 79.5 in 1 month, and 2.5 months later she's at 74.5. Right? Extremely happy and very motivated. तो ये इसकी reports थी कुछ, ठीक है. She had low lymphocytes, infection चल रहा था अंदर. Her triglycerides were 179. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डाइजेशन और इन्फेक्शंस पे काम किया, एंड हार्मोन्स पे. They came to 118. ठीक है. LDL 133 से 120 आया. LDL में ना हमेशा we need to remember that there is a stress element. तो जैसे इसका कॉर्टिसोल में 13-14 पे लाऊंगी, I'm sure without doing anything else it will be 100, right? We fasting cortisol 2.44 से 19.5 पे आ गया after 6 weeks. Now I'm sure after 6 more weeks and I will do it, it will be better. Fasting insulin 33.6 से 6 weeks में 14.1 आया, and अभी मैंने परसों कराया, it is 8.6. Right? So what I'm trying to say is that अगर हम सीक्वेंस में, ये इसकी सारी रिपोर्ट्स है, थोड़ा टाइम और होता तो मैं वो करती, but what I'm trying to say is कि बॉडी अगर अच्छे से देखेंगे तो बढ़िया है. For all women, this is my last slide I want to show. Seed cycling is something we should do if we are young or we are old. ठीक है. जब तक हमारे menses आ रहे हैं, this is extremely important. Day 1 से 13 तक flaxseed and pumpkin seed. Day 14 से 28 तक sunflower and sesame seeds. All your young patients who are menstruating, if you can give this one sheet to them, at least 30-35% लोगों का weight lose होने लग जाएगा, PCOD बेटर हो जाएगा.